हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की ये घटना दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र की है, जहाँ 2010 में एक ऐसा कत्ल होता है। इस हत्याकांड में पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालती है और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, बस एक छोटा सा सबूत जो कि कातिल तक पहुंचने में मदद करता है। जो कातिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शायद ये बिल उसको सलाखों के पीछे ले जाएगा, लेकिन इसी बिल के सहारे पुलिस कातिल तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। आइए हम लोग इस पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में 2010 में एक होटल में एक महिला की लाश मिलती है। होटल वाले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब उसके कमरे की उस रूम की तलाशी हो रही थी जिस रूम में वो महिला रुकी थी, तो उसके सामान में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके कि उस महिला का नाम क्या है, उसका वो कहाँ की रहने वाली है और उसकी एज क्या है। वो किसी तरीके का उसके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं था। फिर पुलिस नीचे रिसेप्शन पे आती है और जिस रजिस्टर में इसने अपना नाम और अपनी डिटेल फिल की थी वो रजिस्टर मंगाती है। मंगाने के बाद उसमें जब देखती है तो ये महिला अकेले नहीं आई थी, बल्कि इसके साथ एक और व्यक्ति था और वो मेल था। इन्होंने पति पत्नी के नाम से उसमें एंट्री की हुई थी। इसका उस रजिस्टर में नाम नेहा होता है और इसके साथ जो व्यक्ति होता है उसका नाम प्रमोद होता है। और इन्होंने जो एड्रेस लिखा था वो 610 गली नंबर अलीगढ़ का एड्रेस था। अब पुलिस के पास बस एक एड्रेस ही था जिसके चलते पुलिस ये पता कर सकती थी कि ये महिला कौन है, इसके साथ जो इसका हस्बैंड था वो कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया। क्योंकि पुलिस ने करीब 8 से 10 घंटे वेट किया, लेकिन कोई भी नहीं आया, जिससे पुलिस को कहीं न कहीं उसके पति पर ही शक हो गया कि शायद उसने ही अपनी पत्नी की हत्या करके और वो वहाँ से भाग गया है। जब कोई नहीं आया तो पुलिस अलीगढ़ पहुँचती है। अलीगढ़ पहुँचने के बाद जो एड्रेस दिया था, लेकिन वहाँ अलीगढ़ पहुँचने के बाद पता चलता है कि ऐसा अलीगढ़ में कोई एड्रेस ही नहीं है। यानी वो एड्रेस भी गलत था और जो ये पति-पत्नी के नाम से इन्होंने एंट्री करवाई थी वो नाम भी गलत था। इन्होंने अपनी पूरी डिटेल ही गलत लिखी हुई थी। तो पुलिस दोबारा उसी होटल में पहुँचती है, उसी रूम में पहुँचती है जिस रूम में उस महिला की हत्या हुई थी और उस रूम में जाने के बाद फिर वहीं उस रूम की तलाशी लेती है, तो उन्हें एक बिल मिलता है जिसमें कि पूड़ियाँ लपेटी हुई थी। पेट्रोल पंप का होता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई डिटेल नहीं भरी हुई थी, जिससे कि पता चल पाए कि ये जो बिल है वो किसके नाम का है। लेकिन जो उस बिल पे एड्रेस था पेट्रोल पंप का वो रेवाड़ी का होता है। तो पुलिस के पास एक बस यही छोटा-सा माध्यम था जिससे उसे कुछ पता चल सके। तो पुलिस रेवाड़ी पहुँचती है, रेवाड़ी पहुँचने के बाद उस पेट्रोल पंप पर जाती है और उसको बिल दिखाती है। तो वहाँ का जो ओनर होता है वो कहता है कि हाँ, ये हमारे ही पेट्रोल पंप का बिल है, लेकिन कि आप लोगों के पास कैसे पहुँचा? तो पुलिस वाले यही क्वेश्चन उससे करते हैं कि आप बताएँगे कि ये बिल दिल्ली में कैसे पहुँचा? तो वो बताता है कि ये बिल अभी हम लोगों ने इश्यू नहीं किया है, बल्कि इस बिल को हमने अभी प्रिंट होने के लिए दिया है। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट मंथ से इस बिल को सर्कुलेट करेंगे, यानी इस बिल को हम लोगों को देंगे। तो पुलिस वहाँ के जितने भी स्टाफ होते हैं उन सबसे पूछताछ करती है। सारे स्टाफ जितने भी मेंबर थे सब वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो पुलिस के पास वहाँ से तो कुछ सबूत हाथ नहीं लगता, लेकिन वो उस प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस लेते हैं। एड्रेस लेने के बाद उस प्रिंटिंग प्रेस पे पहुँचते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ के जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक होते हैं उनसे बात करते हैं, तो वो पहले बिल देखते हैं। बिल देखने के बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, ये कैसे बाहर चला गया मुझे नहीं पता और आप मेरे जो जितने भी मेंबर हैं, जो जो भी मेरा स्टाफ है आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो वहाँ पूछताछ करते हैं तो सारे लोग जितना भी स्टाफ था वो सब प्रेजेंट था, लेकिन उसमें एक आदमी मिसिंग था जिसका नाम प्रमोद था और वो एटा का रहने वाला होता है। जब पुलिस उसके बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उसकी सिस्टर की शादी है और जिस वजह से वो 3 दिन से गायब है और ये घटना भी 3 दिन पहले ही हुई थी।
तो पुलिस को कहीं न कहीं उस पे शक होता है। पुलिस उसके घर का एड्रेस लेती है, एड्रेस लेने के बाद उसके घर पहुँचती है और उसके मकान मालिक से बात करती है। मकान मालिक से बात करने के बाद वहाँ उसके रूम की तलाशी लेती है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि ये शक की सुई उसकी तरफ जा सके कि उसने ही हत्या की है। लेकिन वहीं बगल में एक टेलीफ़ोन बूथ होता है, वो बताता है कि जो ये प्रमोद है, ये मेरे टेलीफ़ोन बूथ से डेली 1 से डेढ़ घंटे बात किया करता था, लेकिन इसने कुछ समय से बात करना बंद कर दिया है और इसके साथ कुछ दिनों से एक महिला आकर भी रह रही थी। उसके बाद पुलिस नंबर को निकालते हैं, निकालने के बाद उस नंबर पे कॉल की जाती है, तो पता चलता है कि ये नंबर श्रीनिवास का है। पुलिस उससे एड्रेस लेती है, उसके घर पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब उससे बातचीत करती है, तो पहले तो श्रीनिवास कुछ बताने को तैयार नहीं होते हैं, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो बताता है कि मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया था कुछ समय पहले और वह घर छोड़कर चली गई है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है और पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो बताता है, मैंने अपना एक रूम रेंट पे उठा दिया था और उसमें एक लड़का आकर रहता था। उस लड़के का और मेरी पत्नी रेशमा का अफ़ेयर हो गया था और ये दोनों काफ़ी करीब हो गए थे और एक दिन मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसकी वज़ह से मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो जाता है और वो मुझे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद मैंने कभी उसके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। वो श्रीनिवास से उस लड़के का पता लेते हैं तो पता चलता है कि ये वही लड़का है जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। अब पुलिस को यहाँ से कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के पास पहुँचती है और वहाँ से प्रमोद का पता लेती है और उसके घर पहुँचती है, लेकिन वो घर पर नहीं था, घर से फरार हो चुका था। कुछ दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रमोद को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है कि उसने रेशमा का कत्ल क्यों किया? तो वो बताता है, मैं एक जगह किराए पे रहता था जहाँ मेरी मुलाकात रेशमा से हुई थी और हम एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन रेशमा शादीशुदा थी और यह बात उसके पति को पता चल जाती है, तो उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और रेशमा मेरे साथ रहने लगती है। रेशमा के खर्चे बहुत थे, वो मूवी देखना चाहती थी, घूमना-फिरना चाहती थी, रोज़ उसको शॉपिंग करना होता था, लेकिन मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं उसका खर्चा उठा पाऊँ और वो मुझ पर शादी करने का भी दबाव डाल रही थी और मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा खर्चे थे, मैं शादी के बाद उसके खर्चे नहीं उठा सकता था। इसी वजह से मैंने रेशमा की हत्या कर दी। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।